नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुप्त काल। ठीक है, इसमें गुप्त वंश के जितने भी शासक होंगे और उनके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि गुप्त वंश के बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपका गुप्त वंश के बारे में है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इसमें जरा देखेंगे। इसमें देखेंगे गुप्त वंश का संस्थापक पूछ रहा है, तो क्या घटोत्कच गुप्त था, चंद्रगुप्त था, श्रीगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी वंश स्टार्ट होगा तो उसके संस्थापक का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो वहीं गुप्त वंश की जो शुरुआत होती है, इसमें आपको संस्थापक बताना है। ठीक है, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसे हम श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं। क्या नाम रहता है? श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना है ना, उत्तराधिकारी बना, वो इसका पुत्र घटोत्कच बना। कौन बना? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच बना। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम बना। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। तो ये आप क्रम याद रखिएगा कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम होता है, और यही चंद्रगुप्त प्रथम आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखेंगे। तो इसका जरा राइट आंसर दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त किसके संबंध थे? मौर्यों के थे, कुषाणों के थे, सातवाहनों के थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब गुप्त वंश की स्टार्टिंग होती है, यानी अगर इसका समय देखेंगे ना, समय तो 319, ठीक है, 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, कब से कब तक इसका समय काल रहता है? 319 से 540 ईस्वी तक ये समय काल है। और ये आया था, गुप्त वंश आया, उसके पहले शासन था कुषाणों का। ठीक है, कुषाणों के पतन के बाद, के पतन के बाद अगर पूछेगा कौन सा वंश सामने आया, तो आप कहेंगे गुप्त वंश आया। तो कुषाणों के पतन के बाद गुप्त वंश प्रकाश में आता है, जिसका समय काल 319 से 540 ईस्वी के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो इसका किसके सामंत थे? मौर्यों के थे, कुषाणों के थे, सातवाहनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुषाण। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज, है ना, इसमें क्या है? महाराजा धीराज, इसमें भाई महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने? ठीक है, तो यहाँ पे महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने आपने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसकी शादी जो है, शादी कुमार देवी से किया था। किसे? कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी गणराज्य की है ना, लिच्छवी गणराज्य की थी। इससे संबंध किसका था? लिच्छवी गणराज से कुमार देवी का संबंध था, जो कि वैशाली के अंतर्गत आता था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, वैशाली को गुप्त साम्राज्य में मिलाया, गुप्त साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में मिला देता है इसे शादी करने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कुमार देवी से इसने शादी की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था?
भानुगुप्त थे, बाणभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन, जो एक महान खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे, वो कौन था भाई? आर्यभट्ट, जिसने क्या किया? दशमलव की खोज की, दशमलव व शून्य की खोज की। किसकी खोज की? दशमलव व शून्य की खोज के लिए किसे जाना जाता है? आर्यभट्ट को जाना जाता है, ठीक है ना। भानुगुप्त का एरण अभिलेख किसके बारे में बताता है? सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में बताता है एरण अभिलेख भानुगुप्त का, है ना। आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आर्यभट्ट। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसका? भारत का नेपोलियन। और किसने कहा था? तो वी.ए. विंसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन, ठीक है। किसे कहा था? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को या ब्रह्मगुप्त तथा समुद्रगुप्त को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ क्रम लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना है। क्रम क्या है? यहाँ पे श्रीगुप्त आएंगे, श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आएंगे, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा आएगा कुमारगुप्त प्रथम आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका बेटा आएगा स्कंदगुप्त, है ना। स्कंदगुप्त के बाद लास्ट में सबसे आएगा विष्णुगुप्त। कौन आएगा? विष्णुगुप्त आएंगे, ठीक है, जिन्हें कुमारगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कि सबसे प्रथम शासक ये आपका प्रथम था, ठीक है, प्रथम शासक श्रीगुप्त, और लास्ट कौन रहता है? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त का नाम क्या दूसरा होता है? कुमारगुप्त द्वितीय। इस बात को ध्यान देंगे कि पहला श्रीगुप्त और लास्ट में विष्णुगुप्त है, और ये आपका यहाँ पे क्रम यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और समुद्रगुप्त के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें, है ना, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति आपसे पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में क्या खास बात है? इसने जो सिक्के चलाए हैं ना, सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसने धरणीबद्ध की योजना यानी पूरे पृथ्वी को बांध देगा, विजय करके बांध देगा, धरणीबद्ध की योजना बनाई, ठीक है, धरणीबद्ध की योजना बनाई। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। इसके अलावा समुद्रगुप्त की क्या खास बात है? समुद्रगुप्त बहुत महत्वपूर्ण भाई, इसको याद रखिएगा, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसे हम कविराज, इसके अलावा कविराज के अलावा परम भागवत भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कविराज कहते हैं, परम भागवत भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में, इतनी जानकारी ये याद रखेंगे आप, है ना। ये वाला इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग।
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ठीक है, हुड़ों पर आक्रमण करने से रोका था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या पूछेगा, हुड़ों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय गुप्त वंश का कौन सा शासक था, कुमारगुप्त था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था या चंद्रगुप्त था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त, ठीक है ना, क्या होगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण का सामना किया था, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। और पूछता है कि कौन सा अभिलेख है ना, कौन सा अभिलेख यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन सा अभिलेख आपको स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना कौन सा अभिलेख या फिर कौन सा स्तंभ जो हुड़ों के आक्रमण की हमें जानकारी देता है ना। यहाँ पे देखेंगे कि एक स्तंभ है कहोम स्तंभ, ठीक है, कहोम स्तंभ। कहोम स्तंभ में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है, क्या कहा गया है, शक्रोपम कहा गया है, क्या कहा गया है, शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त के बारे में। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने और क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित एक झील थी बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम है सुदर्शन झील। क्या नाम है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, क्या करवाया था, मरम्मत कराई। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो स्कंदगुप्त ने कराई, ये बात भी आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो कहोम स्तंभ में से शक्रोपम कहा गया है स्कंदगुप्त को। हुड़ों का आक्रमण भारत पर किसके समय में हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो गुप्त राजवंश था वो कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसीलिए गुप्त वंश को है ना स्वर्ण युग भी कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं। चित्रकला का स्थापत्य कला या फिर कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गुप्त काल कहा जाता है, या क्लासिकल युग भी कहते हैं। क्लासिकल युग भी किसको कहते हैं, गुप्त काल को कहते हैं, ठीक है, क्लासिकल युग। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, हड़प्पा काल से हैं, मौर्य से हैं, बुद्ध काल से हैं या फिर गुप्त काल से हैं। टोटल अजंता एलोरा गुफाओं में, अजंता में 29 गुफाएं हैं, कितनी, 29 गुफाएं, जिसमें 16 है ना गुप्त काल से संबंधित, 16, 17 व 19, ठीक है, 16, 17 व 19 किससे संबंधित हैं, गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल के बारे में जानकारी देती हैं। यानी ये तीनों के तीनों जो गुफाएं हैं ना ये इसी समय में बनी थी, गुप्त काल में बनी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे या फिर हर्ष के थे। जरा बताइए कालिदास किसके दरबारी राजकवि थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में कुछ फैक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अपने भाई इसका भाई रहता है रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त की हत्या करता है, हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया, सिंहासन पाया, ठीक है, सिंहासन पाया। और इसी ने शकों का उन्मूलन किया, शकों का उन्मूलन। पूछता है शकों का उन्मूलन किसने किया, शकों का उन्मूलन किसने किया, शकों का उन्मूलन किया। इसके उपलक्ष्य में ठीक है, उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाता है, चांदी का सिक्का चलाता है, ठीक है, और विक्रम संवत की शुरुआत करता है, और विक्रम संवत की शुरुआत करता है, ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत करता है। तो शकों को पराजित करने या उन्मूलन करने के बाद चांदी का सिक्का चलाएगा, विक्रम संवत चलाएगा, ठीक है। विक्रम संवत, शक संवत के बारे में मौर्योत्तर काल में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, उसको जाके जरूर देखिएगा, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, क्या करेगा,
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इस बात को ध्यान देंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की, इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी, इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि गुप्त वंश में, है ना, गुप्त वंश के जो भी राजा थे, है ना, वो विष्णु के उपासक थे। किसके थे? विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान के उपासक थे। इससे पता चलता है कि ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे? हिंदू धर्म को, भागवत धर्म को मानने वाले थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में ही प्राचीन काल में नवरत्न रखने वाला शासक था। ठीक है, नवरत्न इसके दरबार में रहते थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जब मुगल काल में तो अकबर में नवरत्न की बात होती है, वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भी नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास उसमें से प्रमुख थे। कालिदास थे, धन्वंतरी थे, ठीक है, आपके वारामिहिर थे। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख जो किसके द्वारा लिखा गया? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त? तो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है। गुप्त वंश का एक शासक था भानुगुप्त, है ना, इसी के समय में एरड़ अभिलेख लिखा गया है। और सबसे पहले बताइए कमेंट करके कि एरड़ अभिलेख, मैंने बताया एरड़ अभिलेख में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए जरा, फाहियान किसके समय में भारत आया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तो फाहियान एक चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीन का यात्री था, चीन का यात्री था, है ना। कब आया था? 399 ईस्वी से, 399 में आया और 412 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 412 ईस्वी तक रहा। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आया है। और एक क्वेश्चन पूछता है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो उसका आंसर होगा हर्षवर्धन। यहाँ पे दिया हुआ है ना हर्षवर्धन, तो ह्वेनसांग ये भी आपका चीनी यात्री था। ह्वेनसांग ये भी चीन का था। तो किसके समय? तो यहाँ पे याद करेंगे। याद करने का ट्रिक क्या है? एक याद कर लिए, बाकी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ह से हर्षवर्धन है, राइम बनाइए, ह से हर्षवर्धन है और ह से ह्वेनसांग है। तो ह दोनों में है, तो पता चल गया कि हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। इसलिए जो बच गया एक महत्वपूर्ण वाला जो चीनी यात्री फाहियान, तो दूसरा कहाँ आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इस प्रकार से किसी तरह याद कर लेना आपको। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कौन सा था भाई? अभी बताया मैंने, मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? किसके लिए था? तो भारतीय संस्कृति यानी कला और स्थापत्य के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर या अमरावती में? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा बोधगया में। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त से यहाँ पे देखिए कई चीज़ समझने वाली है। जैसे कि श्रीलंका का कौन सा राजा था भाई? श्रीलंका का पहली बात कौन सा राजा था? तो श्रीलंका का था, नाम मेघवर्मन, है ना। किससे मांगा था? समुद्रगुप्त से मांगा था। क्या मांगा था भाई? मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगा था। बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांग रहा था। तो कहाँ पे? बोधगया में मंदिर बना। तो समुद्रगुप्त ने इसमें अपनी हामी भरी और इसे आज्ञा दे दी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बताओ, इसका राइट आंसर जरा बता दो। शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे भाई? विष्णु, परम भागवत, है ना, विक्रमांक, विक्रमादित्य, बहुत सारे जो इन्होंने उपाधियां धारण की, लगभग कुछ न कुछ इससे मिलते हैं जो भागवत धर्म को शो करता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतारम, भूमरा का है या फिर आपका तिगवा का विष्णु मंदिर है? जरा इसको बताइए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है? देवगढ़ का, भीतरगांव का, है ना,
भीतर गांव का या देवगढ़ का भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है ना, भूमरा का शिव मंदिर, जरा इसमें बताइए। यहाँ पे देखेंगे भीतर गांव का जो मंदिर है वो है कानपुर में। कहाँ पे है? भीतर गांव का कानपुर में है, कानपुर। और ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, ठीक है। ये दोनों ईंटों से बना है। किससे बना है? ईंट से बना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। भूमरा का शिव मंदिर नागौर में है, नागौर राजस्थान में है। कहाँ है? नागौर राजस्थान में है, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा में है। तो जरा इसमें आंसर बताइए। सर्वोच्च उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यानी 10 अवतारों के बारे में इसमें दिया गया है। इस मंदिर में 10 अवतार दिखाए गए हैं। तो झांसी में है, भीतर गांव कानपुर में है, भूमरा का शिव मंदिर नागौर राजस्थान में, तिगवा का विष्णु मंदिर। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? 16 नंबर का आंसर दीजिए जरा। 16 नंबर का अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, ठीक है। किससे जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? जरा बताइए। समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो समुद्रगुप्त होगा। इसका वास्तविक नाम क्या था भाई? पूछा जाता है समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम बताओ। वास्तविक नाम तो कांच था। क्या था? कांच। इसका वास्तविक नाम क्या था? कांच था। इस बात को भी ध्यान देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिश्चंद्र ने। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धमेक स्तूप सारनाथ में कहाँ है भाई? धमेक स्तूप है। कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप। मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में बहुत सारी देखेंगे कि स्थापत्य कला और जो आप देखेंगे कि पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि पंचतत्व, विष्णु शर्मा की पंचतत्व है, ठीक है। अश्व घोष की मुद्रा राक्षस है ना। कालिदास, कुमार संभव, आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, जितने भी आपके नवरत्न हैं उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी सब इसी काल में लिखी। तो इसका राइट आंसर डी होगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार, करशापड़, निस्क, काकिनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये IMP क्वेश्चन है भाई। बताओ इसका आंसर क्या होगा? करशापड़, निस्क, काकिनी मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। तो सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? 19 नंबर क्या कहते थे? दिनार कहते थे। सोने की मुद्रा को दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रबरदाई ने, हरिश्चंद्र ने या फिर कालिदास ने? तो कुमार संभव कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा? कालिदास ने। कालिदास की और कुछ रचनाएं जैसे कुमार संभव के अलावा आपकी ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम है ना। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा मालविकाग्निमित्रम में नायक कौन है, ठीक है। इसमें नायक कौन है? नायक तो आप कहेंगे अग्निमित्रम। कौन था? अग्निमित्रम इसका नायक है। अग्निमित्रम इसका नायक है। एक तो कुमार संभव हो गया, एक है मेघदूत। मेघदूत क्या है? मेघदूत है। कुमार संभव है ही। अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में एक और क्वेश्चन है कि कौन सी पहली ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद यूरोप में किया गया, ठीक है। यानी यूरोप में अनुवाद होने वाली प्रथम ग्रंथ, ठीक है। पहली ऐसी ग्रंथ थी जो यूरोप में अनुवादित हुई थी, अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर क्या होगा इसका? कालिदास होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुप्त काल में हुई थी। किसने की थी? तो भाई कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कुमार गुप्त
कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक चीज और देखना है, अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा किसके अभिलेख मिले हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठवां भाग, उपज का आठवां, या उपज का आधा भाग? तो यहाँ पे उपज का छठवां हिस्सा, उपज का छठवां भाग राजस्व की दर थी। जितना भी आपका भाग होगा 6 भाग में डिवाइड करके 1 भाग दे देना होगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक, है ना, पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या सातवाहन? 23 नंबर का आंसर दीजिए जरा। 30 नंबर क्वेश्चन का। तो क्योंकि पढ़ रहे हैं गुप्त काल, मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा वो गुप्त काल से ही होगा, तो गुप्त काल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? गुप्त काल में, है ना, मौर्य काल में, चोल काल में, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर दीजिए। तो किस काल में स्त्रियों की बराबरी, स्त्रियों ने बराबरी की थी? 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर गुप्त काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी की थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन काल में? जरा बताइए। आंसर इसका आसान है, अभी सभी लोग तो जान ही गए होंगे क्या आंसर होगा। तो अगर काल पूछ रहा है और जो हम काल पढ़ रहे हैं, है ना, तो सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह सब गुप्त काल में दिखाई देता है हमें। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? यहाँ पे सोने के सर्वाधिक सिक्के बात की गई है। सोने के सबसे शुद्ध सिक्कों की बात किस युग में की गई है? कमेंट करके बताइए। और सोने के सर्वाधिक सिक्के अगर बात करेगा तो आपको बताना होगा इसका आंसर। कुषाण, गुप्त, मौर्य या फिर कौन सा होगा इसमें से? हिंद यमन काल में। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 26 नंबर। तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। सबसे शुद्ध बताइए, क्या कुषाण में किए गए थे, क्या कुषाण में किए गए थे या सातवाहन में? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? भीतरगांव लेख से, विलशद स्तंभ लेख से, एनड अभिलेख से या भीतरी स्तंभ से? तो मैंने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया है कि सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख, जो किसके द्वारा लिखा गया? भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा गया, भानुगुप्त के शासनकाल में लिखा गया। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? अब बताइए, इसका तो आंसर दे दिया है ना पहले ही कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। अब यही क्वेश्चन इस तरह से आया है, किस गुप्त शासक को? तो क्या कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम? तो कुमारगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या काम्ब्रे? 29 नंबर क्वेश्चन, ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या काम्बे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति होगा। क्या होगा? ताम्रलिप्ति। इसको भाई बहुत अच्छे से याद कर लेना, ताम्रलिप्ति का नाम याद कर लीजिएगा गुप्त काल के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? धारवाड़, बनारस, उज्जैन, विदिशा? इसका राइट आंसर दीजिए। तो गुप्त काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन हुआ करता था? इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बनारस होगा कि उज्जैन की विदिशा? उज्जैन यहाँ पे राइट आंसर होगा, उज्जैन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। 31 नंबर, सोने के सिक्के सर्वाधिक किसके काल में हुए? तो आप कहेंगे गुप्त काल में, लेकिन सबसे शुद्ध आपको बताना है कमेंट करके। लेकिन पूछ देगा कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आप आंसर बताएंगे रामगुप्त था, ठीक है। एक कमजोर शासक था, है ना, कमजोर शासक था जिसकी हत्या करके इसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना, सत्ता हासिल की। रामगुप्त, इसका राइट आंसर होगा रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। 32 नंबर का आंसर बताइए जरा 32 का, क्योंकि धरणीबद्ध की योजना बनाई थी, है ना, और विश्व विजय की भी योजना बनाई थी राज्यारोहण करने के बाद ही, यानी कि राज्याभिषेक होने के बाद। तो कौन सा ऐसा शासक था? समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। 12 राज्यों पर धर्म विजय की दक्षिण पथ में। 33 नंबर क्वेश्चन में सूची का मिलान करना है। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचना है, यानी इनकी रचना दूसरी तरफ लिखी हुई, बताना है आपको कौन सी रचनाकार ने कौन सी रचना की। आर्यभट्ट, आर्यभट्टी, धन्वंतरी, नवनीतम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, ये पंच सिद्धांत। ये बिल्कुल लगा हुआ है, बस इसको एक दूसरे से मिला देना है। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवनीतम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, ब्राह्मणीय, है ना, पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत तक। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस बात को ध्यान रखिएगा। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ये सारे के सारे ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये सब गुप्त वंश से संबंधित है। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त, यहाँ पे जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि सुदर्शन झील का निर्माण, है ना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर हुआ करते थे पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाई। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? यानी आपको ध्यान देना है कि पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था, उसके बाद दूसरी बार जो मरम्मत करवाई वो किसने करवाई? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मौर्य के काल पे जो आपका सुदर्शन झील बना था उसका जीर्णोद्धार या मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाया। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था मरम्मत, उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातार्जुनियम, भारवी, रसकुमार चरित, दंडी, मृच्छकटिकम, शूद्रक। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तरफ दिया हुआ है ना, एक तरफ यहाँ पे दिए गए हैं रचनाकार, ठीक है, या लेखक कह सकते हैं, इनकी रचना ये दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो किरातार्जुनियम भारवी की है, दशकुमार चरित दंडी की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। ठीक है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये हरिसेन का है। किसका है? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के, है ना, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 35 क्वेश्चन, 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन गुप्त वंश के। इसको रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये बनेगी कि 6 क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, नमस्ते।